Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 30th March 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exam. Our first question is, which of the following value is considered normal for intracranial pressure? इनमें से कौन सी वैल्यू नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बता रही है? ऑप्शन ए 0 टू 15 mm of Hg, ऑप्शन बी 25 mm of Hg, ऑप्शन सी 35 टू 45 mm of Hg, ऑप्शन डी 120 by 80 mm of Hg. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमारे ब्रेन के अंदर फ्लूइड का जो प्रेशर होता है उसे हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर के नाम से जानते हैं और इसकी नॉर्मल मात्रा 0 से 15 mm ऑफ Hg होना चाहिए। अगर प्रेशर इससे ज़्यादा बढ़ता है तो हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा और एबनॉर्मल सिम्टम्स आएंगे। अगर बच्चे में ये प्रेशर इंक्रीज होता है तो इससे बच्चों के सिर का साइज बढ़ सकता है जिसे हाइड्रोसिफेलस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू परफॉर्म कोलोस्टोमी इरिगेशन द नर्स शुड बी इंसर्ट द स्टोमा अप टू। किसी क्लाइंट के अंदर स्टूल को पास करवाने के लिए एब्डोमिनल एरिया में इंटेस्टाइन में ओपनिंग बनाई गई है। अब इस ओपनिंग को यानी कोलोस्टोमी को साफ करना है, इरिगेट करना है, तो इसके लिए इरिगेशन कैथेटर को कितना इंसर्ट किया जाना चाहिए? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर? इंपॉर्टेंट। कोलोस्टोमी को स्टोमा को वॉश आउट करने के लिए कैथेटर कितना इंसर्ट किया जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर। जब भी हम कोलोस्टोमी इरिगेशन प्रोसेस करते हैं तो इरिगेशन कैथेटर की टिप को वाटर सॉल्युबल जेल द्वारा लुब्रिकेट किया जाता है और उसके बाद 8 से 10 सेंटीमीटर तक इसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद क्लीनिंग के लिए जो वाटर यूज़ किया जाता है उसका टेम्परेचर भी इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाला वाटर ही क्लीनिंग के लिए हमें इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो यहाँ नोट कर लीजिएगा, जब भी हम इरिगेट करेंगे 8 टू 10 सेंटीमीटर 8 टू 10 सेंटीमीटर कैथेटर को इंसर्ट करेंगे। 8 टू 10 सेंटीमीटर इंसर्शन होगा और टेम्परेचर होगा 40.5 या फिर 105 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दो चीज़ें यहाँ पर कोलोस्टोमी इरिगेशन से इम्पॉर्टेंट रहेंगी। A patient is suffering from hematemesis. What is the best diet option for this patient? एक पेशेंट जिसे हीमेटेमेसिस कंडीशन है यानी कि वॉमिटिंग में ब्लड भी मौजूद है, ऐसे कंडीशन में पेशेंट के लिए बेस्ट डाइट ऑप्शन कौन सा हो सकता है? एक पेशेंट जिसे स्टमक एरिया में ब्लीडिंग हो रही है और वॉमिटिंग हुई है, इस वॉमिटिंग में ब्लड भी मौजूद है, ऐसे पेशेंट को बेस्ट डाइट ऑप्शन कौन सा होगा? लो रेजिड्यू डाइट, लिक्विड डाइट, सॉलिड डाइट, नथिंग पर ओरल और एनपीओ?
पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है और वॉमिटिंग के साथ ब्लड भी मौजूद है, तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को माउथ से कुछ भी खाने या पीने से मना कर देते हैं और यही उसके लिए बेस्ट डाइट है। नथिंग पर ओरल या एनपीओ या एनबीएम जिसे आप बोलते हैं, नथिंग बाय माउथ, ये ऑर्डर इस पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the systolic BP fall occurs in postural hypotension? postural hypotension के अंदर कितना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है, या यूं कहें कि किसी क्लाइंट में सिस्टोलिक बीपी पोजीशन के चेंज होने के बाद कितना कम हो कि आप उसे पोस्चुरल हाइपोटेंशन कह सकते हैं। 5 mm of Hg, 10 mm of Hg, 15 mm of Hg या 20 mm of Hg? The right answer is ऑप्शन डी। सबसे पहले बात करेंगे पोस्चुरल हाइपोटेंशन होता क्या है। पोस्चुरल का मतलब होता है पोजीशन के बदलने पर अगर ब्लड प्रेशर कम हो तो ये सिचुएशन पोस्चुरल हाइपोटेंशन है। मान लीजिए आपका पेशेंट बेड पर लेटा हुआ है, अब अचानक से पेशेंट उठकर खड़ा हो जाए यानी स्टैंड अप पोजीशन में आ जाए, तो इस दौरान अगर पर्सन का ब्लड प्रेशर कम होगा, बीपी अचानक से कम हो जाएगा, तो ये पोस्चुरल हाइपोटेंशन है। सिटिंग या लाइंग डाउन पोजीशन से जब कोई व्यक्ति स्टैंड अप पोजीशन में आए और उस दौरान उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिनिमम 20 mm ऑफ Hg कम हो जाए या डायस्टोलिक बीपी मिनिमम 10 mm ऑफ Hg कम हो जाए खड़े होने के 3 मिनट के अंदर अंदर, तो ये कंडीशन पोस्चुरल हाइपोटेंशन कहलाती है। पोजीशन चेंज के 3 मिनट के अंदर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी का 20 mm ऑफ Hg और 10 mm ऑफ Hg कम होना पोस्चुरल हाइपोटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ केयर फॉर केमिकल बर्न। मान लीजिए किसी पेशेंट को केमिकल बर्न इंजरी हो जाती है, तो इसके मैनेजमेंट में ये चारों चीजें आपको करनी है। कौन सी चीज पहले करेंगे और कौन सी चीज बाद में करेंगे, इस ऑर्डर में आप इन्हें चूज करें। 4 ऑप्शंस हैं, इनका सीक्वेंस यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन 1 कहता है रिमूव द कंटेमिनेटेड और केमिकल सोक्ड क्लॉथ्स। इस पेशेंट को जिसे केमिकल बर्न हुआ है, उसके कपड़े जो केमिकल में भीजे हुए हैं, सोक्ड हैं, उन्हें वहां से हटा दिया जाए यानी कपड़ों को रिमूव कर दिया जाए। ऑप्शन 2 कहता है ट्रांसपोर्ट द विक्टिम टू नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी। सबसे पास में जो हॉस्पिटल है उसे तुरंत वहां लेकर जाया जाए। ऑप्शन 3 वॉश द अफेक्टेड एरिया फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स। जिस जगह पर केमिकल गिरा है, केमिकल इंजरी हुई है, उसे कम से कम 20 मिनट तक हमें साफ करना है, वॉश करना है, क्लीन करना है। ऑप्शन 4 कवर एरिया विथ स्टेराइल गॉज और क्लीन क्लोथ्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। जिस जगह पर इंजरी हुई है उस एरिया को स्टेराइल गॉज या क्लीन क्लोथ से कवर करें ताकि वहां पर इन्फेक्शन ना डेवलप हो जाए। ये चारों चीजें आपको करनी है। अब कौन सी चीज पहले करेंगे, कौन सी बाद में करेंगे, इस सीक्वेंस को आप यहां से सेलेक्ट कीजिएगा। The right answer is option D 1, 3, 4 and 2। जैसे ही क्लाइंट की बॉडी पर कोई केमिकल गिरता है, केमिकल इंजरी हो जाती है, तो तुरंत हम उसको केमिकल से डिसइंफेक्ट करेंगे, यानी जो भी केमिकल बॉडी पर लगा है जिससे कपड़े भीजे हुए हैं उसे तुरंत रिमूव कर देंगे ताकि उसे कम से कम फर्दर इंजरी हो। उसके बाद जिस जगह पर केमिकल इंजरी हुई है, केमिकल गिरा है,
उसे कम से कम 20 मिनट तक हम वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे, ताकि कम से कम लॉस हो। जिस एरिया पर केमिकल इंजरी हुई है उसे हम कवर कर देंगे ताकि वहां पर कोई और इन्फेक्शन ना पहुंच सके, और फिर हम पेशेंट को जितना जल्दी हो सकता है पास मौजूद हॉस्पिटल तक लेकर जाएंगे। इस सीक्वेंस में आपको केयर देनी है जो कि सबसे सही भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन्यूरिज्म अफेक्ट्स विच लेयर ऑफ आर्टरी। इनमें से एन्यूरिज्म कंडीशन होने पर आर्टरी की कौन सी लेयर अफेक्ट होती है? ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, या फिर ये सभी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ट्यूनिका मीडिया। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आर्टरी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं, जबकि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी कम ऑक्सीजन की मात्रा वाले ब्लड को कैरी करती हैं। आर्टरीज के अंदर अगर किसी जगह पर कोई वीक पॉइंट मौजूद हो और उस जगह पर लगातार ब्लड के दबाव के कारण उस हिस्से से आर्टरी गुब्बारे की तरह फूलकर बड़ी हो जाए, तो ये कंडीशन एन्यूरिज्म के नाम से जानी जाती है। एक बार फिर से समझिएगा, इस डायग्राम में देखिए, ये मान लीजिए आर्टरी है और आर्टरी के इस हिस्से पर किसी तरह की वीकनेस है और इस वीक एरिया में लगातार ब्लड की चोट लगती है, दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने के कारण इस कमजोर हिस्से पर आर्टरी गुब्बारे की तरह फूल जाती है, बैलून लाइक अपीयरेंस हो जाती है। तो गुब्बारे की तरह आर्टरी का फूल जाना एन्यूरिज्म कंडीशन के रूप में जाना जाता है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि एन्यूरिज्म कंडीशन होने पर आर्टरी की कौन सी लेयर प्रभावित होती है। तो आर्टरी के अंदर टोटल 3 लेयर्स पाई जाती हैं जो कि यहाँ हमने ड्रॉ की हैं। जैसे कि सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसे हम ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, दिस इज द इनर लेयर। बीच वाली लेयर ट्यूनिका मीडिया है और सबसे बाहर वाली लेयर जो कि ग्रीन कलर से बनाई गई है ट्यूनिका एडवेंटिशिया है। जब भी क्लाइंट के अंदर एन्यूरिज्म कंडीशन होगी तो रेड कलर से बनी ट्यूनिका मीडिया जो कि मस्कुलर लेयर है, इसी के अंदर डायलेशन देखने को मिलेगा, इसी की वजह से एन्यूरिज्म कंडीशन होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर laryngectomy which of the following assessment takes priority? लैरिंजेक्टोमी प्रोसीजर के बाद इनमें से किस चीज का असेसमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है? एयरवे पेटेंसी का, लंग्स साउंड्स का, फ्लूइड स्टेटस का, या फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस का? लैरिंजेक्टोमी प्रोसीजर का मतलब है लैरिंग्स को सर्जरी द्वारा रिमूव कर देना। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एयरवे पेटेंसी। जब हम हमारे वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स को किसी दिक्कत के कारण सर्जरी द्वारा रिमूव कर देते हैं तो इसे लैरिंजेक्टोमी टर्म द्वारा डिनोट करते हैं। लैरिंग्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित है और इस सर्जरी के बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फ्लामेशन होने की संभावना रहती है, जिससे क्लाइंट बोल नहीं पाएगा और रेस्पिरेशन में भी दिक्कत आएगी। तो हमें इस पेशेंट का एयरवे ओपन है या नहीं, पर्सन सांस ले पा रहा है या नहीं, इस चीज का असेसमेंट लगातार करते रहना पड़ेगा और यही यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी भी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन क्लिनिकल सिम्टम ऑफ
ओपन एंगल ग्लूकोमा इज। किसी क्लाइंट को यदि ओपन एंगल ग्लूकोमा जैसी कंडीशन हो जाए तो इसका मेन क्लिनिकल सिम्टम कौन सा होता है? ऑप्शन ए कांस्टेंट ब्लड विजन, ऑप्शन बी सडन कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, ऑप्शन सी impairment of peripheral vision, option D sudden attacks of acute pain. Open angle glaucoma. The right answer is option C impairment of peripheral vision. आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। किसी भी पर्सन की आंखों के अंदर जो प्रेशर होता है फ्लूइड की प्रेजेंस के कारण, उसे इंट्राओक्यूलर प्रेशर के नाम से जाना जाता है और इंट्राओक्यूलर प्रेशर का नॉर्मल लेवल 10 से 21 mm ऑफ Hg के बीच होता है। अगर किसी क्लाइंट के अंदर आईज में मौजूद लिक्विड की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा होने लगे तो ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर यानी आंखों के अंदर का दबाव बढ़ने लगेगा और इस दबाव के कारण हमारी आंखों में पाए जाने वाली ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लगेगी, जिससे हमें दिखाई देना बंद हो सकता है यानी पर्सन ब्लाइंड हो सकता है। जब भी किसी क्लाइंट को ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है जिसमें इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता है, आंखों के अंदर फ्लूइड के कारण दबाव बढ़ता है, तो हम इसे ग्लूकोमा के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओपन एंगल ग्लूकोमा होने पर आइस का प्रेशर कितना होता है, तो आप बताएंगे 24 से 30 mm ऑफ Hg। ओपन एंगल ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए हम टिमोलॉल नाम की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। ओपन एंगल ग्लूकोमा ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के रूप में टिमोलॉल यूज की जाती है। अब इस ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहला, पेनलेस एंड प्रोग्रेसिव इंक्रीज ऑफ इंट्राओक्यूलर प्रेशर। इस कंडीशन से सफरिंग पर्सन की आंखों का प्रेशर धीरे धीरे और लगातार बढ़ता ही चला जाता है। विजन चेंज स्लोली लाइक टनल विजन, इट इज अ कार्डिनल साइन। आपने किसी सुरंग या टनल के एक सिरे पर खड़े होकर सुरंग के दूसरे सिरे को देखा होगा। दिन के समय जब आप एक तरफ खड़े होकर दूसरा एंड देखते हैं तो आसपास का एरिया तो आपको बिल्कुल डार्क नजर आता है और बीच का एरिया ओपन दिखाई देता है जहां से लाइट आ रही होती है। कुछ ऐसा ही विजन ग्लूकोमा के पेशेंट में देखने को मिलता है, इसलिए हम इसे टनल विजन का नाम देते हैं। यानी पर्सन का जो पेरिफेरल विजन है, यानी वो आसपास की चीजों को नहीं देख पाता, जिस जगह उसने आइस को फोकस किया होता है सिर्फ उतने ही हिस्से को वो देख पाता है। दिस इज कॉल्ड टनल विजन एंड इट इज अ कार्डिनल साइन ऑफ ग्लूकोमा डिजीज। इसके अलावा ग्रेजुअल लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, पेरिफेरल विजन नहीं होता। हेलो अराउंड द लाइट, जिस जगह से भी तरफ वो देखेगा उस जगह से आने वाली लाइट के चारों तरफ गोल स्ट्रक्चर बनती है, इसे हेलोज अराउंड लाइट कहते हैं और पर्सन को माइल्ड हेडेक बना रहता है। तो ये सभी फाइंडिंग्स ग्लूकोमा के पेशेंट में हम एक्सपेक्ट करते हैं, नॉर्मली देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिक येलो ड्रेनेज फ्रॉम द वुंड इज नोन एज। अगर किसी घाव से गाढ़ा पीले रंग का तरल निकल रहा है, ड्रेनेज निकल रहा है, तो आप इसे किस नाम से जानते हैं? सैंग्विनस, सिरस सैंग्विनस, सिरस या फिर प्रूरुलेंट? Important terminologies are discussed here. The correct answer is option D, purulent. आइए वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात करते हैं। मान लीजिए किसी क्लाइंट को कोई इंजरी हुई, ट्रॉमा हुआ, चोट लगी
और चोट लगने के बाद वहाँ से जो फ्रेश ब्लड निकलता है, डीप वुंड से जो बिल्कुल लाल चमकदार ब्लड निकलता है, इसे हम सैंग्विनस फ्लूइड के रूप में जानते हैं। किसी भी जगह चोट लगने के बाद फ्रेश ब्लड का वहाँ से निकलना सैंग्विनस ड्रेनेज के रूप में जाना जाता है। अब चोट लगने के कुछ समय बाद वहाँ से थिन वाटरी पिंक कलर का सिक्रीशन निकलता है। इसे हम सीरस सैंग्विनस फ्लूइड के रूप में जानते हैं। अब और समय बीता, अब इस जगह से क्लियर वाटरी यानी पानी जैसा तरल लिक्विड सिक्रीट हो रहा है। इसे हम सीरस फ्लूइड कहते हैं, सीरस ड्रेनेज कहते हैं। अब मान लीजिए इस चोट में, इस घाव में कोई इन्फेक्शन हो जाए, सड़न पैदा हो जाए, जिससे कि यहाँ से पीले रंग का पस निकलने लगे, जो कि काफ़ी चिपचिपा है, गाढ़ा है, बदबूदार है, तो इसे हम प्लूरुलेंट फ्लूइड के नाम से जानते हैं। किसी भी घाव से हरा, पीला, सफ़ेद पस का निकलना प्रूरुलेंट ड्रेनेज के रूप में जाना जाता है। होपफुली अब आप इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। चोट लगते ही ब्लड निकलता है, रेड फ्रेश ब्लड निकलता है, ये सैंग्विनस फ्लूइड है। कुछ समय बाद ब्लड का कलर हल्का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, पानी जैसा पतला हो जाता है, इसे सीरस सैंग्विनस फ्लूइड कहते हैं। कुछ समय बाद क्लियर वाटरी फ्लूइड निकलता है, इसे सीरस फ्लूइड कहा जाता है। और अगर इस चोट में इन्फेक्शन हो जाए, यहाँ पस पड़ जाए, तो ये प्रूरुलेंट फ्लूइड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which term is used to document the musical sounds generated by airflow through narrowed airway? अगर किसी क्लाइंट का एयरवे नैरो हो गया है और वहाँ से जब रेस्पिरेशन के लिए गैस को, एयर को इन या आउट किया जाता है, तो उस दौरान एक म्यूजिकल साउंड जनरेट होता है। इसे किस टर्म द्वारा डिनोट करते हैं? क्रैकल्स, व्हीजेस, फ्रिक्शनल रब, स्ट्राइडर। नैरो एयर्स नैरो एयरवे से एयर के पास होने के कारण जनरेट होने वाला म्यूजिकल साउंड क्या कहलाता है? वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, व्हीजेस। आपने व्हीजिंग साउंड के बारे में सुना होगा, विस्लिंग साउंड के बारे में सुना होगा, सीटी जैसी आवाज के बारे में सुना होगा। ये व्हीजेस वही है। जब किसी पेशेंट को अस्थमा होता है, अस्थमैटिक अटैक आता है, तो वहाँ पर उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा म्यूकस का सिक्रीशन होता है, जिससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नैरो हो जाता है और बहुत ही कम एयर लंग्स तक पहुँच पाती है और लंग्स से बाहर निकलती है। ऐसे पेशेंट जब गैस को बाहर निकालते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तो इनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एक व्हिसल लाइक साउंड जनरेट होता है, जिसे व्हीजिंग साउंड या व्हीजेस भी कहते हैं। और ये अस्थमा का कार्डिनल साइन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन को आप आइडेंटिफाई करें। ऑप्शन ए, कोल्ड कैलोरिक टेस्ट, ब्रेन स्टेम। ऑप्शन बी, यूरिया ब्रेथ टेस्ट फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ऑप्शन सी, मॉन्टेक्स टेस्ट फॉर टीबी। ऑप्शन डी, सिक टेस्ट, विटामिन बी 12। कौन सा पेयर सही तरीके से मैच नहीं है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। देखिएगा, अगर हमें किसी भी व्यक्ति के ब्रेन स्टेम का असेसमेंट करना होता है कि वहाँ किसी प्रकार का डैमेज तो नहीं है, नेक्रोसाइज एरिया तो नहीं है, तो
तो इसके लिए हम कोल्ड कैलोरी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड कैलोरी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम पेशेंट के ईयर में बॉडी से कुछ हल्का ठंडा टेम्परेचर वाला पानी कान में डालते हैं, ईयर में इंस्टिल करते हैं, और इस इंस्टिलेशन के बाद यदि पेशेंट की आईज में एक एबनॉर्मल राउंडेड मोशन होती है, आंखें गोल गोल घूमती हैं, जिसे नेस्टैग्मेंस मूवमेंट कहते हैं, तो इसका मतलब है कि क्लाइंट का ब्रेन स्टेम ठीक है, इसमें कोई डैमेज नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट कोल्ड कैलोरी टेस्ट। यूरिया ब्रेथ टेस्ट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि पेप्टिक अल्सर का मोस्ट कॉमन कॉज है, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। मॉन्टेक्स टेस्ट का इस्तेमाल हम टीबी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। यहाँ पर सिक टेस्ट का इस्तेमाल डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। डिप्थीरिया डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए सिक टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन को पता करने के लिए स्चिलिंग टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन बी 12 हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो पा रहा है या नहीं, इसका पता करने के लिए स्चिलिंग टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज रॉन्गली मैच पेयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, in burn patients, the leading cause of death in first 24 hours is। बर्न के पेशेंट्स में बर्न के बाद पहले 24 घंटों में डेथ का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? हाइपोथर्मिया, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, हेमरेज, या फिर इन्फेक्शन। The right answer is option B, respiratory compromise। जब भी किसी क्लाइंट को बर्न होगा, पहले 24 घंटों के अंदर उसे सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, जिससे उसकी डेथ होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। और अगर पेशेंट में 24 घंटे निकल जाते हैं, तो उसके बाद पेशेंट में डेथ का सबसे बड़ा कारण इन्फेक्शन होगा। याद रखिएगा, पहले 24 घंटों में डेथ का सबसे बड़ा कारण रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज यानी सांस की तकलीफ, और 24 घंटों के बाद में डेथ का सबसे बड़ा कारण होता है इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोर्टिलिटी इंडिकेटर? इनमें से कौन सा ऑप्शन मोर्टिलिटी इंडिकेटर के रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑप्शन बी नोटिफिकेशन रेट, ऑप्शन सी एडीएल, ऑप्शन डी बेड टर्न ओवर रेशियो। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखिएगा, दो टर्म्स होती हैं, एक वर्ड होता है मॉर्टिलिटी। मॉर्टिलिटी का मतलब होता है डेथ, और एक वर्ड होता है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है डिजीज कंडीशन से रिलेटेड। मॉर्बिडिटी मीन्स डिजीज से रिलेटेड, और मॉर्टिलिटी मीन्स डेथ से रिलेटेड। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा था कि इन चारों में से कौन सा इंडिकेटर डेथ रेट को बताने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप बताएंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अलावा क्रूड डेथ रेट, अंडर 5 मॉर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, ये सभी डेथ को इंडिकेट करते हैं। ऑल दीज आर द मॉर्टिलिटी इंडिकेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रग रिफैम्पिसिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज। किसी क्लाइंट को टीबी डिजीज के अगेंस्ट दी जाने वाली रिफैम्पिसिन नाम की बैक्टीरियोसिडल ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? किस प्रकार से ये
बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, ये आपको बताना है। इंटरफेयर विथ डीएनए फंक्शंस, ये डीएनए के फंक्शंस को बदल देती है। ऑप्शन टू, इंटरफेयर विथ आरएनए सिंथेसिस, ये आरएनए के निर्माण को प्रभावित करती है। ऑप्शन सी, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को नहीं बनने देती। ऑप्शन डी, इंटरफेयर विथ इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, ये इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है, इंटरफेयर करती है। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एंटी टीबी मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिफाम्सिन नाम की ड्रग आरएनए के सिंथेसिस को रोक देती है, जिससे कि फर्दर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती। तो याद रखिएगा, रिफाम्सिन ड्रग आरएनए सिंथेसिस को इंटरफेयर करके बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है, जिससे पर्सन ठीक होने लगता है। रिफाम्सिन ड्रग के बारे में इस कॉमन पॉइंट को तो आप सभी जानते ही होंगे। इस मेडिसिन को लेने के बाद बॉडी सिक्रीशन और यूरिन का कलर रेड या ऑरेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, pernicious anemia occurred due to deficiency of, इनमें से किस विटामिन की कमी से परनीशियस एनीमिया होता है? विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन सी, या फिर ये सभी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विटामिन B12। विटामिन B12 को हम साइनोकोबालामीन विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B12 की कमी से हमारे शरीर में आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और आरबीसी की कमी के कारण हीमोग्लोबिन भी कम होगा, और यही कंडीशन परनीशियस एनीमिया कहलाती है। विटामिन B12 के फूड सोर्सेस की बात की जाए तो ये हमें मीट, पोल्ट्री, शेलफिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट आदि से मिलता है। जितने भी वेजिटेरियन पर्सन्स होते हैं, प्योर वेजिटेरियन पर्सन होते हैं, उनमें हमेशा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, क्योंकि विटामिन B12 मोस्टली एनिमल फूड से ही हमें ज़्यादातर मिलता है, और इसी कारण वेजिटेरियन पर्सन्स के अंदर परनीशियस एनीमिया होना एक कॉमन फाइंडिंग होती है। इस विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे स्टमक में एक इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है, जो विटामिन B12 के साथ जुड़कर इसका एब्जॉर्प्शन करवाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन किस एरिया में होता है, तो आप बता सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी पार्ट यानी टर्मिनल इलियम में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हो पाता है। वो भी कब? जब विटामिन B12 से इंट्रिंसिक फैक्टर जुड़ जाएगा उसके बाद। Next question is, a client who is receiving prednisolone, which among the following is most important nursing intervention? अगर किसी पेशेंट को आप प्रेडनिसोलोन नामक ड्रग दे रहे हैं, तो इस मेडिसिन के साथ कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन किया जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? ऑप्शन ए, चेक यूरिन आउटपुट आवरली, हर घंटे हमें इस पेशेंट का यूरिन आउटपुट चेक करना चाहिए। ऑप्शन बी, चेक आरली यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को हर घंटे चेक करें। ऑप्शन सी, चेक ब्लड शुगर आरली, हर घंटे ब्लड शुगर लेवल चेक करें। ऑप्शन डी, चेक ब्लड लेवल ऑफ द ड्रग, इस ड्रग का ब्लड में कितना लेवल है इसे लगातार चेक करते रहें।
The right answer is option C. जिस भी व्यक्ति को प्रेडनिसोलोन नामक ड्रग दी जा रही होती है, उसमें हर घंटे हमें ब्लड शुगर लेवल चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि इस ड्रग के इफ़ेक्ट के कारण ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ता है, तो इस चीज़ की मॉनिटरिंग ज़रूरी है। जिन लोगों को प्रेडनिसोलोन नामक स्टेरॉयड मेडिसिन चल रही होती है, उन्हें कभी भी इस ड्रग को बिना डॉक्टर की एडवाइस के अचानक बंद नहीं करना चाहिए। अगर आपने इस प्रेडनिसोलोन ड्रग को अचानक बंद किया, तो इससे एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन की इनसफिशिएंसी हो सकती है और इससे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज हो सकती है। प्रेडनिसोलोन एक स्टेरॉयड है जो कि लैब में तैयार किया जाता है। बेसिकली ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का ही एक दूसरा रूप है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल अर्थराइटिस, ब्लड डिसऑर्डर्स, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स, स्किन आई डिजीजेस, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, कैंसर, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस आदि के ट्रीटमेंट में से यूज लिया जाता है। प्रेडनिसोलोन नामक स्टेरॉइड को जब हम पेशेंट में देते हैं, तो इससे उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है, जिससे उसमें पेन, स्वेलिंग, एलर्जिक टाइप के रिएक्शंस नहीं देखने को मिलती। तो इस तरह से ये मेडिसिन अपना काम करती है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आशा वर्कर्स परफॉर्मेंस मॉनिटर्ड थ्रू। किसी भी जगह काम करने वाली आशा वर्कर्स की परफॉर्मेंस को हम किस प्रकार से इवैल्यूएट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं? नंबर ऑफ डिलीवरीज अटेम्प्टेड, नंबर ऑफ विजिट्स, रिडक्शन इन IMR, नंबर ऑफ ट्रेनिंग आवर्स अटेंडेड। The right answer is option B. आशा वर्कर्स की परफॉर्मेंस को यदि आप चेक करना चाहते हैं, तो आशा वर्कर्स के द्वारा पेशेंट के घर कितनी बार उन्हें चेक करने जाया गया, इसे आप चेक करके कर सकते हैं। किसी भी आशा वर्कर ने अपने पेशेंट से घर जाकर कितनी बार उससे मुलाकात की, कितनी बार उसकी हेल्थ हिस्ट्री ली, असेसमेंट किया, इस चीज़ का रिकॉर्ड देखकर, नंबर ऑफ होम विजिट्स का रिकॉर्ड देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि ये आशा वर्कर काम कर रही है या नहीं। याद रखिएगा, जो आशा वर्कर्स हैं, इनका फुल फॉर्म होता है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा वर्कर्स का जो अपॉइंटमेंट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा आशाज अपॉइंट की जाती हैं और MOHFW NRHM के अंतर्गत आता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आता है। आशा वर्कर्स की जो पोस्टिंग होती है, वो विलेज लेवल पर होती है और विलेज में 1000 की आबादी होने पर एक आशा वर्कर को अपॉइंट किया जाता है। आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और रेगुलर इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।